हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, अन्य जंतु ऊतक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग टिश्यू स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हम लोग प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक हम लोग ने देख लिए थे, यानी पादप ऊतक हम लोग का समाप्त हो चुका था। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है जंतु टिश्यू। जंतु टिश्यू इसको जो है कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। जंतु टिश्यू को कितना भागों में बांटा गया है? कार्य के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया। पहला तो हो गया एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा हो गया मस्कुलर टिश्यू, और चौथा हो गया नर्वस टिश्यू। कितने भागों में बांटे इसको? 4 भागों में बांटे। कितने भागों में? 4 भागों में। किसके आधार पर? तो हम लोग इसको कार्य के आधार पर, मतलब इसके कामों के आधार पर इसको कितने भागों में बांटे? 4 भागों में। सबसे पहले देखिए एपिथेलियम टिश्यू या उपकला ऊतक, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उपकला ऊतक बोलते हैं। ये क्या करता है? कवरिंग एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे हम लोग का जितना भी अंग है उसको बाहरी या अंदर से ये कवर करेगा और उसको क्या करेगा? ये प्रोटेक्शन देगा। यानी एपिथेलियम टिश्यू का क्या काम है? ये कवरिंग का काम करेगा और ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसके बाद देखिए कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक, इसके नाम से ही देखिए पता चल रहा है संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, यानी ये कनेक्ट करने का काम करता होगा, जोड़ने का काम करता होगा। जैसे देखिए ये 2 ऑर्गन को जोड़ने का काम करता है। ये देखिए टू कनेक्ट अ स्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्ट टू द ब्लड एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। देखिए ये और क्या करेगा? एक तो कनेक्ट करने का काम करेगा और ये बॉडी को सपोर्ट भी देगा। क्या करेगा? बॉडी को एक सपोर्ट देगा और ये सब्सटेंस को बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे कि देखिए सपोर्ट कौन देता है? हम लोग का जैसे बोन्स, कार्टिलेज, ये सब क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट देता है। ये तो हो गया इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बोन्स हो सकता है। और देखिए सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑक्सीजन वगैरह का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ये ब्लड करता है, तो इसका एग्जाम्पल ब्लड भी हो सकता है। अब आगे देखिए मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेशी ऊतक। इसको क्या बोल रहे हैं? पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या करता है? ये हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और लोकोमोशन में हेल्प करेगा। मतलब शरीर में जितना भी मूवमेंट होता है, जैसे हम लोग चलते वगैरह भी है किसके मदद से? तो मस्कुलर टिश्यू के मदद से ही चलते हैं। यानी ये लोकोमोशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। अब देखिए नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करेगा? तंत्रिका ऊतक। इसको तंत्रिका ऊतक बोलते हैं। ये क्या करता है? देखिए टू जनरेट एंड कंडक्ट नर्व इम्पल्स इन द बॉडी। ये क्या करेगा? बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट करेगा और एक जगह से नर्व इम्पल्स को क्या करेगा? दूसरे जगह तक भेजने का भी काम करेगा। ये हो गया। अब हम लोग एक एक इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले किसके बारे में? एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो चलिए एपिथेलियम टिश्यू देखते हैं। एपिथेलियम टिश्यू जो होता है ये क्या होता है? शरीर का आंतरिक एवं बाहरी भाग का निर्माण करता है। ये क्या करता है? जैसे कि आपको समझाने का कोशिश करते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का बॉडी है, कुछ इस तरह का बॉडी है हम लोग का, इधर कुछ इस तरह का बॉडी है हम लोग का। अब इसको हम काट करके देख रहे हैं। यहाँ से अगर क्रॉस सेक्शन कट कर दिए हैं तो क्रॉस सेक्शन करके देखिएगा आप, तो ये हम लोग का अंदर वाला पार्ट दिखेगा, कुछ अंदर वाला पार्ट दिखेगा। तो ये अंदर में जो लाइनिंग का काम कर रहा है ये एपिथेलियम टिश्यू ही होगा। और बाहर से जो हम लोग का स्किन वगैरह, ये सब जो हम लोग का बाहर से स्किन है वो भी क्या है? एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू है। कौन है? एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू। यानी समझ गए हम लोग, ये अंदर से भी लाइनिंग का काम करेगा। कोई भी ऑर्गन हो गया, कोई भी ऑर्गन हो गया, जैसे कि कोई भी, जैसे हम लोग का हार्ट ही हो गया, तो हार्ट का भी अंदर से जो लाइनिंग का काम करेगा वो कौन करेगा? एपिथेलियम टिश्यू ही। और बाहर से भी जो लाइनिंग का काम करेगा वो क्या करेगा? एपिथेलियम टिश्यू ही। हम लोग का स्किन वगैरह भी देखिए ये एपिथेलियम टिश्यू का ही बना होता है। क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू का। देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? एपिथेलियम टिश्यू अंगों के बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करता है। बाहरी भाग तथा आंतरिक भाग का निर्माण करता है। उसके बाद देखिए इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच
कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। मतलब देखिए इपिथेलियम टिश्यू ना आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, अगर आप देखिएगा माइक्रोस्कोप से तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर कुछ इसका न्यूक्लियस होगा इस तरह से, ये इपिथेलियम टिश्यू। और इसमें जो है इसके कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, कोई खाली स्थान नहीं बचा। ये काफ़ी मतलब कंजेस्टेड होता है, मतलब एक दूसरे से पूरा सटा हुआ रहता है, इसमें कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाएगा। यहाँ तक कि इसमें जो है ना ब्लड सप्लाई के लिए भी ये इसमें नर्व वगैरह नहीं पाया जाता है। तो इसमें इसको सोचिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता होगा, तो न्यूट्रिशन इसको एडजेसेंट सेल से मिलता है, इसके बगल वाला सेल से ये न्यूट्रिशन लेता है, समझिए। तो इसमें क्या होता है, इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं पाया जाता, मतलब इसमें कोई भी रिक्त स्थान खाली स्पेस नहीं पाया जाएगा। उसके बाद देखिए शरीर के विभिन्न अंगों में पदार्थों के विसरण यानी डिफ्यूजन, श्रवण यानी सिक्रेशन तथा अवशोषण में सहायता करता है। यह क्या क्या करता है, डिफ्यूजन में हेल्प करेगा, सिक्रीशन में हेल्प करेगा एंड अवशोषण में हेल्प करेगा, यानी अब जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। मतलब क्या क्या चीज़ में हेल्प करता है, एक तो डिफ्यूजन जो होता है, उसके बाद सिक्रीशन मतलब सीक्रेट करेगा कुछ सब्सटेंस को, या एब्जॉर्ब करेगा। इपिथेलियम का ही काम होता है। अब देखिए इपिथेलियम टिश्यू को 4 भागों में बांटते हैं हम लोग। कितना भागों में इसको बांटते हैं, 4 भागों। सबसे पहले तो इपिथेलियम टिश्यू को 2 भाग में हम लोग बांटेंगे इस तरह से, एक सिंपल इपिथेलियम, एक कंपाउंड इपिथेलियम। सबसे पहले इसको कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। एक इसको लिखेंगे सिंपल इपिथेलियम, सिंपल इपिथेलियम टिश्यू, और दूसरा क्या हो जाएगा, कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। कंपाउंड इपिथेलियम टिश्यू। अब इसको समझिए, सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम क्या होता है। सिंपल इपिथेलियम की बात करिएगा तो ये सिंगल लेयर का बना होगा, जैसे कि हम लोग ने बनाए थे। इसमें मतलब अगर इस तरह का सेल रहेगा ना तो सिर्फ सिंगल एक ही लेयर में रहेगा। और कंपाउंड इपिथेलियम में क्या होता है, मल्टी लेयर में रहता है। मतलब एक लेयर होगा, उसके बाद फिर एक नीचे लेयर होगा, उसके नीचे फिर लेयर होगा। मतलब ये मल्टी लेयर इपिथेलियम जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इपिथेलियम। इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड इपिथेलियम। और इसको सिंपल इपिथेलियम। सिंपल इपिथेलियम में क्या होगा, सिंगल लेयर होगा। इसमें क्या होगा, तो इसको नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या होगा, सिंगल लेयर, और इसमें क्या होगा, मल्टी लेयर। सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम, ये दोनों हम लोग समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग जो है ना सिंपल इपिथेलियम को 4 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं इसको, 4 भागों में बांटे हैं। पहला तो स्क्वामस इपिथेलियम, जिसको हम लोग साल्की इपिथेलियम भी बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद दूसरा क्या है, कोलुमनर इपिथेलियम, जिसको स्तंभाकार इपिथेलियम बोलते हैं। तीसरा क्या है, क्यूबाइडल इपिथेलियम, यानी घनाकार इपिथेलियम। और चौथा क्या है, चौथा यहाँ है सिलिएटेड इपिथेलियम, जिसको हम लोग बोलते हैं पछमाभी उपकला। अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे क्या है, इससे आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है स्क्वामस इपिथेलियम है। क्या है, स्क्वामस इपिथेलियम। इसको हम लोग साल्की इपिथेलियम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, साल्की इपिथेलियम बोलते हैं। तो स्क्वामस इपिथेलियम ये क्या होता है, स्क्वामस इपिथेलियम जो होता है ना, ये सबसे बाहरी परत होता है। ये देखिए, जैसे कि त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी ऊतक से होता है। त्वचा का जो सबसे बाहरी परत का निर्माण होगा किसी ऊतक से होगा, स्क्वामस इपिथेलियम का होगा। यह मतलब कि यह क्या करेगा, सबसे बाहरी मतलब आउटर पार्ट पर ही पाया जाएगा। और ये दिखेगा कैसा जानते हैं आपको, ये दिखेगा एक फर्श, जैसे हम लोग का फर्श होता है रूम वगैरह में, उसमें टाइल्स वगैरह लगा हुआ रहता है ना, टाइल्स की तरह दिखेगा। या फिर बोल सकते हैं जैसे कि फर्श पर अगर हम लोग ईंटा बिछा दिए
या फिर दीवार में जो ईंटा लगा हुआ रहता है उस तरह से ही दिखता है। ये किस तरह से दिखता है? टाइल्स की तरह दिखता है या चपटी ईंटा की तरह दिखता है। देखते हैं, इसलिए लिखे इस उत्तक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए, एक तरह से अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं इसको तो ये क्या लग रहा है? एक टाइल्स जैसा नहीं लग रहा है? लग रहा है कोई फर्श पर एक टाइल्स बिछाया हुआ है। क्या लग रहा है? कोई फर्श पर टाइल्स बिछा हुआ है। तो ये किस तरह से दिखता है? चपटी ईंट या टाइल्स की तरह दिखता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। जब इसका देखेंगे, इस उत्तक को अगर हम लोग देखेंगे तो इसका सेल में देखेंगे तो ये क्या होता है? ये इसका न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका केंद्रक। इस सेल का ये क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा सेल मिल करके बना है, ये स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू बनाया। उसके बाद देखिए केंद्रक हो गया, और ये जो हो गया इसके अंदर ये वाला जो हो गया, ये पार्ट देखिए, जैसे ये वाला पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म है या जीवद्रव। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये वाला पार्ट को जीवद्रव। इसमें गाढ़ा लिक्विड पाया जाएगा, गाढ़ा लिक्विड जैसा, इसको हम लोग बोलते थे क्या? जीवद्रव। उसके बाद देखिए ये जो है ये क्या है? ये बाउंड्री है सेल का। क्या है? दो सेल का बाउंड्री ये सब है, इसीलिए इसको सेल बाउंड्री हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल बाउंड्री। तो हम लोग, ये था स्क्वामस एपिथेलियम का फिगर हो गया, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का। अब इसको देख लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए इस सबको, अगर नहीं दिख रहा है तो हम पढ़ देते हैं। सबसे पहले तो इस उत्तक की आकृति फर्श या दीवार पर लगी चपटी ईंट की तरह होती है, ये हम लोग समझ लिए थे। उसके बाद है त्वचा के बाहरी परत का निर्माण इसी उत्तक से होता है, और इसके अलावा यह उत्तक रक्त वाहिनियों तथा अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। मतलब सबसे, या तो सबसे बाहरी परत का निर्माण करेगा, या तो सबसे, जैसे हम लोग वहाँ पर क्रॉस सेक्शन काटे थे ना, जैसे यहाँ पर इस तरह से काटे थे क्रॉस सेक्शन, उसके बाद बोले थे सबसे अंदर वाला जो पार्ट होगा वो, और सबसे बाहर वाला पार्ट जो होगा वो कौन सा एपिथेलियम से बना होगा? स्क्वामस एपिथेलियम से ही बना होगा। रक्त वाहिनी जैसे ब्लड सर्कुलर वेन वगैरह जिससे वेन से जो रक्त सप्लाई होता है उसका भी अंदर वाला पार्ट का कौन सा निर्माण करता है? कौन निर्माण करता है? यही स्क्वामस एपिथेलियम ही निर्माण करता है। तो ये समझ गया हम लोग, स्क्वामस एपिथेलियम समझ गया। अब हम लोग बात करते हैं कोलुमनर एपिथेलियम। कोलुमनर एपिथेलियम या स्तंभाकार एपिथेलियम, इसे देखिए इसका नाम से ही पता चल रहा है स्तंभाकार एपिथेलियम, मतलब ये एक स्तंभ जैसा क्या होगा? लंबा लंबा होगा। क्या होगा? लंबा लंबा होगा। जबकि ये क्या होता था? स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता था? चपटा होता था, एक टाइल्स की तरह दिखता था ऊपर से देखने पर। और ये क्या होगा? कोलुमनर एपिथेलियम क्या होगा? स्तंभाकार होगा, मतलब इस तरह से देखिए लंबा लंबा पाया जाएगा। और इसके बाहर में जो बाहरी सबसे ऊपर वाला सिरा जो होता है, यहाँ पर माइक्रोविलाई पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? माइक्रोविलाई पाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। इस तरह से कुछ माइक्रोविलाई बहुत सारा पाया जाएगा। अगर इसका सेल का बात करिएगा तो देखिए ये लंबा लंबा सेल है, इसके अंदर बहुत सारा लंबा लंबा सेल है, और इसका न्यूक्लियस जो है वो बेस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बेस में। देखिए इसका यहाँ पर न्यूक्लियस क्या होता था? सेल के बीच में, यानी सेंटर में पाया जाता था। देखिए सब सेल के सेंटर में है यहाँ पर न्यूक्लियस, लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियस है इसका सेंटर यहाँ होता है, यहाँ पर नहीं होकर के कहाँ है? बेस में है। ये नहीं तो ऊपर है नहीं तो नीचे है, नहीं तो ऊपर है नहीं तो बीच में है। कहाँ है? पर नीचे में है। यानी कि कोलुमनर, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियम में अगर न्यूक्लियस का लोकेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? बेस में बोलेंगे। बेस में इसका न्यूक्लियस पाया जाता है। देखिए इसका न्यूक्लियस बेस में है, और इसका सेल क्या होता है? लंबा लंबा होता है। तो चलिए, इस उत्तक की कोशिका लंबे यानी टॉल होते हैं तथा कोशिका के मुक्त सिरे पर माइक्रोविलाई होते हैं। इसके मुक्त सिरे जो हो गया ये सब, ये नीचे वाला बेस टच रहता है, उसके बाद जो मुक्त सिरा ऊपर वाला हो गया ये क्या होगा? इसके ऊपर में माइक्रोविलाई पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? माइक्रोविलाई पाया जाएगा। माइक्रोविलाई का काम क्या है? ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, मतलब अवशोषण का काम करता है। जैसे कि ये इंस्टेटाइन में पाया जाता है, यानी आंत वगैरह में। वहाँ जैसे कि फूड जाता है हम लोग का, वहाँ पर क्या होता है? फूड का एब्जॉर्प्शन का काम होता है। माइक्रोविलाई एक और ये क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि हम लोग को इससे क्या पता चलता है? ये टिश्यू जो है कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू, ये कहाँ पाया जाएगा? जहाँ एब्जॉर्प्शन होगा या जहाँ पर सिक्रेशन होगा। यानी सिक्रेशन का है तो स्टोमेच वगैरह में, वहाँ पर भी ये सेल कोशिका, ये उत्तक पाया जाएगा। देखिए यह उत्तक ऐसे अंगों के आंतरिक भाग का निर्माण करते हैं जहाँ अवशोषण या स्रवण का काम होता है। यानी स्रवण मतलब सिक्रेशन का काम होता है। तो अवशोषण, जैसे कि अवशोषण कहाँ होता था? आंत में, या
छोटी आंत में होता है, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर होता है। तो ये वहाँ पर भी पाया जाएगा कौन, स्क्वामस ये कोलमनर इपिथेलियम, जहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। और दूसरा सिक्रीशन, सिक्रीशन जैसे स्टोमच वगैरह में होता है, तो वहाँ पर भी ये पाया जाएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, आंत हो गया, अमाशय हो गया और पित्ताशय हो गया। क्या क्या हो गया एग्जाम्पल, आंत हो गया, अमाशय हो गया और पित्ताशय। ये सारे जगह पर कौन सा एपिथेलियम पाया जाएगा, तो कोलुमनर एपिथेलियम पाया जाएगा। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। कोलुमनर के बाद हम लोग अब बात करेंगे क्यूबाइडल एपिथेलियम का। किसका बात करने वाले हैं, क्यूबाइडल एपिथेलियम का। क्यूबाइडल एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम। देखिए इसमें नाम से पता चल रहा है क्यूबाइडल, यानी क्यूब का आकार या घनाकार, घन के जैसा होगा। इसका जो आकार होगा कैसा होगा, घन के समान होगा। तो घन सोचिए, घन कैसा होता है, घन होता है कुछ इस तरह से। इसी को हम लोग घन बोलते हैं। घन में क्या होता है, मान लीजिए इसको लंबाई मान लिए, इसको अगर हाइट मान लिए, इसको लंबाई, इसको अगर लंबाई मान लिया, इसको चौड़ाई विड्थ मान लिया, यानी हाइट लेंथ और विड्थ मान लिया। तो इसमें क्या आता है, घन में जो आता है H=L=B होता है। यानी क्या होगा, हाइट, लंबाई और विड्थ, मतलब ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों बराबर होता है, उसी को हम लोग घन बोलते हैं। यानी कि घनाकार होता है, मतलब कुछ घन जैसा दिखता होगा। तो यहाँ देखिए घन जैसा ही दिख रहा है, लेकिन हम लोग इसको सामने से देख रहे हैं। सामने से जब देखेंगे तो घन का कोई भी फेस अगर आप सामने से देखिएगा तो वो कैसा दिखेगा, एक स्क्वायर जैसा दिखेगा। इसीलिए हम लोग को ये कैसा दिख रहा है, एक स्क्वायर जैसा दिख रहा है। यानी कि क्यूबाइडल एपिथेलियम या घनाकार एपिथेलियम जो होगा वो कैसा दिखेगा, एक घन के समान होगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, समझे। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारा सेल रहेगा, जिसमें देखिए ये सेल है, और ये जो इसमें है ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये जो इस तरह से भरा हुआ है ये क्या है, जीवद्रव है। ये क्या है, जीवद्रव है, यानी साइटोप्लाज्म है। ये गाढ़ा लिक्विड होगा, चिपचिपा टाइप का, उसी को हम लोग जीवद्रव या साइटोप्लाज्म बोलते थे। ये हो गया। और इसका ये देखिए न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और ये देखिए, और ये सबसे आउटर वाला मेम्ब्रेन ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये सबसे नीचे में, इसमें देखिए सबसे नीचे में इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, जो कि क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। ये क्या होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है, नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, ये नॉन लिविंग होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, समझे। अब देखिए यानी कि ये क्या हो गया, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम था, जो कि इस तरह से दिखता है, आप देखिएगा तो। अब क्यूबाइडल एपिथेलियम, ये देखिए क्या होता है, इस ऊतक के कोशिका का आकार घन के समान होता है। कैसा होता है, घन के समान होता है। इस ऊतक के द्वारा शरीर में ग्रंथि यानी ग्लैंड का निर्माण होता है। इससे क्या होता है, बॉडी में ग्लैंड का भी फॉर्मेशन होता है। किससे, क्यूबाइडल एपिथेलियम से। यानी कि क्यूबाइडल एपिथेलियम से हम लोग का शरीर में ग्लैंड का भी फॉर्मेशन होता है, यानी ग्रंथि का भी निर्माण होता है, समझे। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं इसमें से कुछ प्रमुख ग्रंथि को अब हम लोग देख लेते हैं। जब क्यूबाइडल एपिथेलियम पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा एक प्रमुख ग्रंथि देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक हेडिंग दे देना हम लोग को, प्रमुख ग्रंथि। और उसके बाद देखिए सबसे पहला जो ग्रंथि होगा हम लोग का कौन सा है, सूडोरीफेरस ग्लैंड, सूडोरीफेरस ग्लैंड या श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि समझिए, ये कहाँ पाया जाएगा, श्वेत ग्रंथि जो होता है सबसे बाहरी परत, मतलब स्तनधारी के सबसे बाहरी परत, यानी कि एपिडर्मस, बाहरी एपिडर्मस पर पाया जाएगा। और इसके द्वारा पसीने का स्राव होता है। किसका स्राव होता है, पसीने का स्राव, मतलब पसीना जो निकलता है कौन सा ग्लैंड से निकलता है, सूडोरीफेरस ग्लैंड से निकलता है। कौन ग्रंथि से निकलता है, श्वेत ग्रंथि से। कौन ग्रंथि से, श्वेत ग्रंथि से। यानी श्वेत ग्रंथि से हम लोग में पसीना निकलता है स्तनधारियों में। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, स्तनधारी, स्तनधारी हम लोग किसको बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं जो बच्चा देता है या फिर जो अपना बच्चा को दूध पिलाता है, समझे, उसी को हम लोग स्तनधारी बोलते हैं। अब देखिए अगला ग्लैंड है लैक्रीमल ग्रंथि। इसको क्या बोलते हैं, लैक्रीमल ग्लैंड या लैक्रीमल ग्रंथि। ये क्या होता है,
इस लेक्रिमल ग्लैंड जो होता है वो आँखों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आँखों में पाया जाता है। और इससे जो होता है आंसू का स्राव होता है। क्या होता है? आंसू जो हम लोग को निकलता है, जैसे कभी रोता होता है बच्चा उच्चा, या कभी बड़ा आदमी को भी देखेगा जोर जोर से तो नहीं रोता है, लेकिन उसका देखेगा आंसू निकलता है। तो वो आंसू कहाँ से निकलता है? यही लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है, जो कि आँख में पाया जाता है। और देखिए आंसू में जो होता है ना, एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? लाइसोजाइम नामक। ये क्या करता है? हानिकारक सूक्ष्म जीव को नष्ट कर देता है हम लोग का आँखों में। जिससे हम लोग का आँखों में अगर हानिकारक कुछ सूक्ष्म जीव चला जाएगा तो उसको क्या करेगा? ये नष्ट कर देगा। कौन? लाइसोजाइम। तो हम लोग स्यूडोरिफेरस ग्लैंड देख लिए, लैक्रिमल ग्लैंड देख लिए। अब हम लोग देखते हैं सेरुमिनस ग्रंथि। कौन सा? सेरुमिनस ग्रंथि या सेरुमिनस ग्लैंड। यह स्तनधारी वर्ग के जीवों के कान में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। और इस ग्रंथि से मोम के समान पदार्थ स्रावित करता है। ये क्या करता है? ये ग्रंथि मोम के समान स्रावित करता है। कौन? सेमनीफेरस ग्लैंड। तो हम लोग क्या क्या देख लिए? 3 ग्लैंड देखे। यहाँ पर कौन कौन देखे? स्यूडोरिफेरस ग्लैंड देखें, जिसको श्वेत ग्रंथि बोलते थे। और इसका क्या काम था? यह त्वचा के बाहरी परत में पाया जाएगा और इससे पसीना का स्राव इसी से होता है। किससे? स्यूडोरिफेरस से। और एक लैक्रिमल ग्रंथि था, और इससे क्या होता था? यह आँख में पाया जाता था और इससे आंसू का स्राव होता था। और आंसू में बताए थे एक लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है? हम लोग को सूक्ष्म जीव से प्रोटेक्ट करता है, सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है। और ये देखिए सेरुमिनस ग्रंथि बताएं, और इससे क्या होता था? ये कान में पाया जाता है और इससे मोम जैसा पदार्थ स्रावित होता था। अब हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब है एक लास्ट बचा हुआ सीबम ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं? सीबम ग्रंथि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सीबम ग्रंथि बोलते हैं। यह ग्रंथि त्वचा के भीतरी परत में पाया जाता है। यह ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा? त्वचा के भीतरी परत में पाया जाएगा। कौन? सीबम ग्रंथि। और यह क्या करता है? यह ग्रंथि एक प्रकार का तैलीय पदार्थ स्रावित करता है। कैसा पदार्थ स्रावित करता है? तैलीय पदार्थ स्रावित करता है, जिसे हम लोग सीबम कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीबम बोलते हैं। जो त्वचा एवं बालों को चिकना एवं जलरोधी बनाए रखता है। यह क्या करता है? त्वचा एवं बालों को क्या करता है? ये चिकना एवं जलरोधी बनाए रखता है। कौन? सीबम ग्लैंड एक पदार्थ रिलीज करता है, जिसको हम लोग सीबम बोलते हैं। यही क्या करता है? त्वचा एवं बालों को चिकना बनाए रखता है। क्या करता है? चिकना बनाए रखता है। अब देखिए 4 ग्लैंड हम लोग पढ़ लिए। अब इससे आगे है, अब नेक्स्ट है चौथा हम लोग का था। चौथा एपिथेलियम टिश्यू कौन है? सिलिएटेड एपिथेलियम। इसको हम लोग बोलते हैं पछमाभी उपकला। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पछमाभी उपकला। तो इसको देखते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या होगा? एक्चुअली कोलुमनर एपिथेलियम जो हम लोग पढ़े थे, उसी पर जो फ्री सरफेस होगा उस पर सीलिया पाया जाएगा। इसमें क्या पाया जाएगा? सीलिया। देख रहे हैं इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम लोग सीलिया बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें भी देखिए सब कुछ वैसा ही होगा, कोलुमनर एपिथेलियम जैसा है। जिसमें देखिए न्यूक्लियस होगा जो कि बेस में पाया जाएगा। उसके बाद ये बेस साइटोप्लाज्म होगा इसका, और ये सीलिया होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिलिएटेड एपिथेलियम। मतलब इसका भी सेल जो होगा वो क्या होगा? लंबा लंबा होगा, टॉल होगा, कोलुमनर एपिथेलियम के जैसा। अब देखिए ये कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले तो देख लेते हैं, इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। इस ऊतक की कोशिका क्या होता है? लंबी होती है तथा इसमें सीलिया पाए जाते हैं। यह ऊतक ट्रैकिया के भीतरी सतह में और अंडवाहिनी ओविडक्ट गर्भाशय में पाया जाता है। ये समझिए ट्रैकिया समझते हैं? ट्रैकिया जैसे हम लोग का ये श्वसन नली जो है, कौन है? श्वसन नली। ये देखिए ये ट्रैकिया ही है। ट्रैकिया फिर आगे जाके विभाजित हो जाता है किसमें? ब्रोंकाई में, उसके बाद ब्रोंकस में, उसके बाद कुछ इस तरह से एल्वोलाई वगैरह होता है। समझे? तो ये कहाँ पाया जाएगा? ट्रैकिया में भी पाया जाता है, ट्रैकिया के भीतरी सतह में पाया जाता है। और अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट गर्भाशय में। अंडवाहिनी ओविडक्ट गर्भाशय कहाँ होता है? जहाँ पर कि जैसे कि ओभम बनता है ना, ये ओभम बनता है, उसके बाद ओभम बन करके क्या होता है? ओविडक्ट में आता है। तो ओविडक्ट में क्या होता है? इसको आने के लिए फिर वहाँ से मतलब दूरी तय करने के लिए इसको किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? इसमें सीलिया इसको हेल्प करता है। मतलब इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट होने में क्या करता है? उसको हेल्प करता है। किसको? अंडाणु को, यानी कि ओभम को।
यानी कि ओवम के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसीलिए ये कहाँ पाया जाता है? ओविडक्ट में भी पाया जाता है। कौन सा? सिलिएटेड इपिथेलियम। अब देखिए, यह ऊतक अंगों द्वारा स्रावित पदार्थ को सिलिया द्वारा गति प्रदान करते हैं तथा पदार्थों को एक दिशा में जाने में मदद करते हैं। यह क्या करता है? जैसे कि कोई भी अंग बताए थे ना इसमें, जैसे अंडाणु रिलीज होता है, तो अंडाणु रिलीज होता है, क्या होता है, उसके बाद वो ओविडक्ट में आएगा, वहाँ से ये सिलिया की मदद से क्या होगा? एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट होगा, उसको गति देने में हेल्प करेगा। कौन? सिलिएटेड इपिथेलियम। तो हम लोग का ये हम लोग का हो गया 4 गो हम लोग इसमें इपिथेलियम देख लिए थे। इपिथेलियम के 4 प्रकार देख लिए थे। सबसे पहले देखे थे स्क्वामस इपिथेलियम, उसके बाद कोलुमनर इपिथेलियम, उसके बाद क्यूबॉइडल इपिथेलियम, उसके बाद देखे थे सिलिएटेड इपिथेलियम। यानी कि इपिथेलियम जो है हम लोग का समाप्त हो गया। आज के वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस तरह का वीडियो इस चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।